सभी स्टूडेंट्स का ओके बायोलॉजी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं अपने 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो इस साल जो बोर्ड है उसने प्रत्येक विषय का जो वो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है कि किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के वो प्रश्न आएंगे और किस प्रश्न का आपको है वो ऑप्शन भी कितने कितने प्रकार से मिलेंगे। तो वो सभी जो बोर्ड ने अपने जारी कर दिए हैं। तो आज हम विज्ञान के जो पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये मॉडल पेपर है ठीक उसी प्रकार का बिल्कुल बोर्ड में पेपर आने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो परीक्षा है 2021 की स्पेशल परीक्षा है, इसके लिए स्पेशल मॉडल पेपर जारी किया गया है। जिस कारण से कोरोना के कारण से इतने दिनों तक स्कूलें बंद रही है और पढ़ाई में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उसको देखते हुए बोर्ड ने बहुत ही इजी पैटर्न बनाते हुए आपके लिए एक अच्छे अंक प्राप्त करने वाला एक मॉडल पेपर जारी किया है। तो देखते हैं अपन मॉडल पेपर में, देखिए किस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा 3.25 घंटे का जो पेपर होता है बोर्ड का, और उसमें 80 अंक का पेपर होगा। 20 अंक आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे। इस तरह से 100 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा। तो ये जो 20 अंक है ये सत्रांक होते हैं जो कि स्कूल से या अपनी स्थानीय जो परीक्षा होगी, जो आपने गृह कार्य किया है, जो ऑनलाइन आपने गृह कार्य भेजा है, उसके आधार पर ये आपको मिल जाएंगे 20 में से। और 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो इस तरह से 100 अंक का आपका पेपर होगा पूरा। तो विज्ञान के पेपर के बारे में अपन देखिए चर्चा करते हैं। तो विज्ञान में इस बार क्या होने वाला है, जो 2021 की परीक्षा है, इस पेपर के अंदर आपके 5 खंड देखने को मिलेंगे। खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ये, यानी खंड ए बी सी डी ई। ये इन 5 खंडों में प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो खंड ए है उसमें देखिए उसके अंदर एक पहला प्रश्न आएगा। उस पहले प्रश्न में 10 है वो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आते हैं, जिसमें आप विकल्प चयन करते हैं, जिसको आप ए बी सी डी वाले या ए ब स द वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं। उनमें से आप सही उत्तर को छांट कर लिखते हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो इनमें आप 8, 9, 10 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में जो 10 प्रश्न है वो भी एक एक नंबर के आएंगे। उसमें कोई एक शब्द वाला उत्तर का रहेगा, या कोई एक पंक्ति में उत्तर देने वाला रहेगा, या कोई रिक्त स्थान भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखिए खंड एक के अंदर पहला प्रश्न है जिसके अंदर 10 प्रश्न है, और इसके अलावा 10 प्रश्न और है एक एक नंबर के। तो इस तरह से इस खंड में 20 अंक का होगा। ये देखो प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। तो इसके अंदर पहले में 10 प्रश्न आ रहे हैं, फिर 10 प्रश्न और आ रहे हैं। तो इस तरह से 20 अंक का पहला प्रश्न होगा, और ये पहला प्रश्न 10 अंक का, और दूसरे से लेकर 11 प्रश्न तक 20 अंक का होगा। और प्रत्येक प्रश्न वो एक नंबर का होगा। तो कहने का मतलब है बहुत ही जो छोटे प्रश्न आ रहे हैं वो 20 अंक के आएंगे। खंड जो ब है, खंड बी है, उसमें 8 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। तो 8 प्रश्नों के 2 अंक के हिसाब से 16 अंक हो जाते हैं। तो 16 अंक का बी खंड आएगा। ये जो सी खंड है देखो, इसमें 4 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 4 नंबर का रहेगा। तो 4 प्रश्न 4 अंक के आएंगे। तो इसका मतलब है टोटल 16 अंक के प्रश्न आ जाएंगे। तो जो ये खंड सी है इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक प्रश्न के 2 ऑप्शन मिलेंगे। उन दोनों में से जो आपको अच्छा उत्तर आ रहा है उसको छांट कर आप कर सकते हो। तो खंड सी के भी 2 ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर भी एक अथवा वाला प्रश्न आएगा। खंड द है जिसके अंदर 2 प्रश्न आएंगे। उस 2 प्रश्न जो कि प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 2 प्रश्न जो 5-5 नंबर के हैं, तो टोटल ये खंड द में या खंड डी में 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसी तरह से जो 5वां और अंतिम खंड है इसमें भी अथवा के अंदर प्रश्न आएगा। देखो जो खंड डी है उसमें भी आपको अथवा मिलेगा। तो आप जो अथवा या जो मेन प्रश्न है उसमें दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो छांट कर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और खंड जो ई है, लास्ट खंड वाला है 5वां,
उसके में अंदर 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का आएगा। तो इस तरह से ये 18 नंबर के प्रश्न खंड ई में से आने वाले हैं। अब इसके जो अथवा है उसमें 3 प्रश्न आएंगे, 3-3 प्रश्न आएंगे। तो इन तीनों में से आप कोई भी जो इजीली आपको आ रहा है, तो देखिए इन प्रश्नों के जो खंड ई का जो प्रश्न आएगा उसके 3-3 अथवा आएंगे, अर्थात एक ही प्रश्न में 3-3 ऑप्शन आएंगे। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो चुन सकते हैं। इसी तरह से खंड में 2 अथवा में आएंगे, उसमें से आप 2 में से एक चुन सकते हो। और खंड डी है, उसमें भी आप दोनों प्रश्नों में से एक कोई भी चयन करके कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजीली ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि आप खंड सी में से भी 2 में से एक चयन करके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। खंड डी में से भी आप 2 में से एक का चयन करके आप उत्तर दे सकते हो। और खंड ई जिसमें 3-3 प्रश्नों में से आपको एक चयन करते हुए उसका उत्तर देना है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी पैटर्न हो जाता है। इस तरह से पहले के अंदर 10 और 2 से लेकर 11 प्रश्न के प्रत्येक का 1-1 नंबर का प्रश्न है, तो 20 अंक के हो गए। और 16-16 के 10 नंबर के 5 प्रश्न ये हो गए और 3 प्रश्न 6 अंक के हो गए। इस तरह से ये टोटल 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर हो जाता है। और इसके अगर टोटल अपने इसके प्रश्नों की बात करें तो ये 11, 19, 19 या 23, 25, 3, 28 प्रश्न ये टोटल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो देख लेते हैं अपन मॉडल पेपर को। देखो आगे किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो वो पूरा मॉडल पेपर इसके अंदर दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ये जो पहला प्रश्न है, ये इसकी स्टार्टिंग इस तरह से हो रही है खंड ए की। ये खंड ए है, ये खंड ए या खंड ए। तो इसमें देखो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 प्रश्न, और देखो प्रत्येक का 1 नंबर है। तो आपको केवल बस उसमें से सही उत्तर को छांटना है और सही प्रश्न संख्या लगाते हुए उसका सही उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। तो जैसे अपन इसका देखो उत्तर देते हैं इन सभी प्रश्नों का। जैसे एक बोर्ड ने जारी किया है कि सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है। तो सिस्टोलिक होता है जब हृदय पंप करता है, डायस्टोलिक होता है जब हृदय आराम करता है। तो हमारे पढ़ा हुआ है या आपका पढ़ा होगा कि जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg के बराबर पारे के दाब के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है 120/80। और ये यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि रक्त दाब मापन करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो स्पाइगमोमेनोमीटर उसका नाम है। उस उपकरण को क्या कहते हैं हम? स्पाइगमोमेनोमीटर। सबसे पहले रक्तदाब किस में मापा गया? वो घोड़े में मापा गया। दूसरा प्रश्न देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का देखो अभी आपको याद है, एस्कॉर्बिक अम्ल को हम कहते हैं विटामिन सी भी कहते हैं। ये देखो विटामिन डी किसे कहते हैं? कैल्सीफेरॉल को कहते हैं। नियसिन किसे कहते हैं? विटामिन B3 को नियसिन कहते हैं। और राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर परीक्षा मान लो इस तरह से आ जाए कि विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B3 का क्या नाम है? नियसिन। और विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो इस तरह से देखो एक में 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। देखते हैं अगली बात। देखो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो पेपर जो हमारा है वो हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में आएगा। अगर आपको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश उसका शब्द देखकर आप उत्तर दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन देखो, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन को अपन देखते हैं। ये जो रतौंधी है, ये रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। और ये बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से, जो हालांकि आपकी किताब में नहीं दे रखा है, फिर भी आपको ध्यान रहना है कि विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और घेंगा और गलगंड होता है, ये किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है घेंगा या गलगंड। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा या गलगंड, जिसको हम गोइटर भी
कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोइटर भी इसको कहा जाता है। गले में होता है। जो गले की थायराइड ग्रंथि है वो सूजकर लटक जाती है। और गलगंडर घेंगा का जो उपाय है वो होता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाता है, जो आयोडीन का जो कमी से होता है वो घेंगा या गलगंड रोग होता है। तो देखो इसका अंग्रेजी अगर आप डिजीज कोज्ड टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्टेरिलिटी और गोइटर, तो आप इसको अंग्रेजी को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेंडल ने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग किस पादप पर किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? वो किए थे उद्यान मटर पर। और इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने बताया है कि उसका नाम है पाइसम सेटाइवम। तो देखो ये 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। यहाँ तो ऑप्शन आ गए कि मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया, तो इसका सही आंसर आ जाता है उद्यान मटर। लेकिन अगर इस तरह का जैसे 2 से लेकर जो 11 प्रश्न आ रहे हैं, अगले 10 प्रश्न, उसमें से आ गया कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या लिखना है आपको? पाइसम सेटाइवम। और एक प्रश्न देखे और कि मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों का उपयोग किया? तो उसके कितने लक्षण लिए थे? मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे। तो अभी मैं आपको साथ साथ कुछ प्रश्न भी और देखो तैयार करते हुए जा रहे हैं अपन। तो इसका सही आंसर हो जाता है उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। और मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों का उल्लेख कर अपना प्रयोग किया था। अब देखो नेक्स्ट, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, तो प्रथम प्रतिरक्षी देखो पहले तो प्रथम सबसे पहले जैसे ही हमारे बॉडी में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो होता क्या है कि शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। शरीर क्या करेगा? एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो जो सबसे पहले एंटीबॉडी जैसे ई है या जी है या डी है या एम है, तो सबसे पहले जो बनेगी वो बनेगी आईजीएम। कौन सी बनेगी? आईजीएम। तो इसका सही आंसर हो जाता है आईजीएम। लेकिन जैसे अब देखें, ये देखेंगे, इनको भी देख लेते हैं। देखो तो आईजीई है, आईजीई ये क्या होती है? ये एलर्जी में ज़्यादा बनती है। जब एलर्जी होती है किसी व्यक्ति को किसी कारक से, तो वहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा रहती है? आईजीई। तो डॉक्टर जब जांच करता है आईजीई ज़्यादा बढ़ी हुई आती है तो उसको एलर्जी, उसका मतलब ये है कि उसको एलर्जी है किसी किसी कारक से। ये जो आईजीजी है, देखो ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा, जो आंवल होती है, आंवल जिसको हम अपरा कहते हैं, उस अपरा को ये पार कर जाती है। देखो, और भ्रूण से उसके भ्रूण में पहुंच जाती है। तो आईजीजी आंवल जो प्लेसेंटा है, अपरा है, उसको पार करने वाली एंटीबॉडी होती है आईजीजी। आईजीजी। अब आपको यहाँ पर एक और बता देते हैं। देखो एक आईजीए और होता है, आईजीए। ये देखो ये माँ के दूध में पाई जाती है, माँ के दूध के अंदर पाई जाती है। तो माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो उसको ये देखो रोगाणुनाशक एंटीबॉडी मिल जाती है। तो ये आप एंटीबॉडी के बहुत सारे प्रश्न हो गए। देखो 5 तरह की ये एंटीबॉडी होती है। कुल टोटल कितने तरह की होती है? 5 प्रकार की होती है। जिसमें कौन कौन सी होती है? देखो आईजीजी, या इसको ले लें, देखो आईजीए, फिर आईजीडी, फिर आईजीई, फिर आईजीजी और आईजीएम। ये टोटल 5 प्रकार की हमारे पास एंटीबॉडी होती है। तो जो सबसे पहले कौन से बनती है शरीर में? जब भी कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो हम कहते हैं प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी। सबसे पहले कौन उत्पादित होती है? तो वो होती है आईजीएम। प्लेसेंटा आंवल को कौन पार कर जाती है? आईजीजी। एलर्जी में कौन बढ़ जाती है? आईजीई। माँ के दूध में कौन सी होती है? आईजीए। कुल कितनी है ये 5 प्रकार की है। देखो जिसमें अंदर हम कहें कि एक पंचलक कौन सी है, इसमें पंचलक का मतलब होता है इसके, देखो इस तरह से, इस तरह के ये 5 इसके ऐसे मान लो कि भुजाएं होती है इस तरह की। तो अगर ये 5 भुजाएं हैं तो वो होती है कौन सी? आईजीएम। कौन सी है ये? आईजीएम। और जिसकी केवल 2 ही भुजाएं हो इस तरह से, उस वो कौन सी है? जिसको अपन कहते हैं द्विलक, जिसकी 2 ही भुजाएं होती है।
तो उसको हम कहते हैं IgA। देखो बाकी के दे सभी वाई आकार की होती है, जो बाकी बच गई, शेष बच गई। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पंचलक एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। द्विलक कौन सी है, IgA। तो ये भी देखो आपके प्रश्न आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो नेक्स्ट प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो जो देखो AB है, इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। और O को बोलते हैं हम सर्वदाता। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है, रक्त समूह O जो कि सर्वदाता कहलाता है। अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वग्राही कौन सा होता है, जो किसी से भी रक्त को ले सकता है, वो है हमारा AB। तो AB को हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न को देखते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन और बच गए, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। नेक्स्ट देखो, रक्त समूह की खोज किसने की। तो ध्यान रखिएगा, रक्त समूह की खोज एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त की खोज की थी। और किसमें की थी, एक मकाकारिसस। देखो मकाकारिसस नामक एक वानर था, एक बंदर था। उस वानर में इनकी जो रक्त समूह उसकी खोज की गई। कार्ल लैंडस्टर ने मकाकारिसस नामक वानर में रक्त समूह की खोज की। और इसी में देखो RH कारक की खोज की गई। नहीं, आप इस तरह से इसको याद रखना, ये रक्त समूह की बात है। तो रक्त समूह की खोज तो आप इस तरह से याद कर लेना, कार्ल लैंडस्टीनर और मकाकारिसस नामक वानर में RH की खोज की गई। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, मकाकारिसस नामक वानर में RH कारक की खोज की गई। तो आपको इस तरह से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जैसे रक्त समूह की खोज या RH समूह की खोज किस में हुई, तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। देखो इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो देखो साइट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है वो सिरके के अंदर पाया जाता है, जो सिरका होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे जठर रस या आमाशय में जो रस होता है उसमें पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल ये ईंट के जो इमली है, टार्टरिक अम्ल जो कि इमली के अंदर पाया जाता है। तो अभी वो हमारा जो प्रश्न है वो है ये कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, टार्टरिक अम्ल। कि इमली के अंदर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये आ जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl अम्ल भी कहते हैं। नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। और एक पर्सन और आ जाता है दही में। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल आपको याद रखने हैं। अगले देखो प्रश्न, देखिए एक प्रश्न जैसे इस तरह का है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी है। तो जो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है, जैसे मान लीजिए A है, A+B है, ये दोनों बना रही है AB। तो एक अभिक्रिया तो इस तरह से चल रही है, दूसरी इसके इस तरह से चल रही है। तो इसमें जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है तो उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको कहते हैं उत्क्रमणीय। और अपचयन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन हटती है, और ऑक्सीकरण होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है। तो ये आपके अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया वाले पार्ट में ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। दोनों दिशाओं में कौन सी अभिक्रिया चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखो, और अब ये 10वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग ध्यान रखिएगा निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो जब खाली होगा तो इसमें प्रकाश को जाने में कोई बाधा नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में पाया जाता है। और वो कितना होता है, वो 10 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। देखो ये आपको ये और याद कर लेना है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये वेग है प्रकाश का, जो सर्वाधिक निर्वात के अंदर होता है। तो इस तरह से देखो आपने 10% किए हमने, और इसमें केवल आपको सही उत्तर छांट कर कॉपी में लिखना है। अभी इसको आपको कैसे लिखना है कि आपको केवल कॉपी के अंदर या तो टेबल बना लेनी है या उसको सही प्रश्न संख्या लगाकर उसके सामने उसका सही उत्तर सही उत्तर उसका ऑप्शन लिखते हुए उसका उत्तर का आप पूरा नाम भी लिख दोगे। तो इस तरह से 10 प्रश्न है, इसमें से आप अगर ढंग से करते हो तो 8-9 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो। ये सभी 1-1 नंबर के प्रश्न है।
इसमें से अभी तक हमने देखो अलग जो पार्ट है वो भी पढ़ लिया हमने, तीसरा पार्ट हम इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखो अगले जो 2 से लेकर 11 प्रश्न आएंगे ये सभी एक एक नंबर के आएंगे। देखो इनका उत्तर देखो एक पंक्ति में दीजिए। तो एक पंक्ति में देने का मतलब है आपको एक पंक्ति लिखनी है। जैसे लेंस शक्ति की परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न आ गया ये। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न के 10 आ गए, फिर दूसरा प्रश्न ये आ गया, ये भी एक एक नंबर के हैं। तो 10 नंबर के तो पहला प्रश्न का हो गया, दूसरा 2 से लेकर 11 तक, 2 से लेकर 11 तक ये भी सभी एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। तो जैसे लेंस से शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो लेंस शक्ति क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। और इसका एक मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं उस मात्रक को, डायोप्टर, जिसको डी से प्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। आवर्धनता क्या होती है, देखो आवर्धनता क्या होती है कि अगर हमें कोई प्रतिबिंब की ऊंचाई ले लें, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और फिर हम उस जो वस्तु है या बिंब है उस बिंब की ऊंचाई का अनुपात ले लें, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसे चौथा प्रश्न देखो, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक है जूल। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। इसी तरह से जैसे मान लो एक प्रश्न है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो जो आपकी पावर है शक्ति को परिभाषित करना, तो शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखो शक्ति का सूत्र ये होता है Power/W/T, यानी कार्य में समय का भाग दे रहे हैं। और इसके मात्रक क्या होते हैं, देखो इसके मात्रक, तो मात्रक देखो एक तो वाट होता है जिसको अपन W से प्रेजेंट करते हैं, एक इसका मात्रक किलोवाट भी है जिसको हम KW से प्रेजेंट करते हैं, और एक स्पेशल मात्रक इसका अश्व शक्ति देखो जिसको हम कहते हैं HP, ये HP भी इसका मात्रक है। और एक HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये देखो अब मान लो इसकी जगह ये प्रश्न आ गया कि एक HP में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। अश्व शक्ति या HP किसका मात्रक है, तो वो शक्ति का मात्रक है। तो इस तरह से इसमें से घुमाकर कोई भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। सरिस्का जैसे प्रश्न आ गया, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है। तो सरिस्का हम जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान है उसके जो अलवर है, उस अलवर के अंदर सरिस्का अभ्यारण्य पाया जाता है, हमारे राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर। तो सरिस्का है वहाँ पे। उड़न गिलहरी देखो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, वो गिलहरी है जो कि उछाल मारती है, इस तरह से एक लंबी छलांग मारती है, तो उन्हें उड़न गिलहरियाँ कहते हैं। ऐसी गिलहरियाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य उस जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करती है। तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में ही निवास करती है, हर जगह नहीं मिलती है, एक विशेष जगह पर निवास करती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। तो देखो इस तरह से प्रश्न आ गया, तो आपको एक शब्द में या केवल एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। तो जैसे एक प्रश्न है, ये सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आप इसको सीधा अलवर भी लिख सकते हो, या इस तरह से सही आंसर इसका ये होता है कि आप पूरा लिखो, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। अब इनके अलावा जैसे और भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया कि काला हिरण कहाँ है, काला हिरण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो आपको क्या लिखना है, ताल छापर। ताल छापर जो कहाँ पर है, हमारे चूरू जिले के अंदर है। जैसे आ गया प्रश्न कि जंगली मुर्गे कहाँ होते हैं, जंगली मुर्गे, तो जंगली मुर्गे कहाँ होते हैं, ये हमारे माउंट आबू जहाँ पर लोग खूब घूमने जाते हैं, ये सिरोही जिले में है, वहाँ पर जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मुर्गे मिलते हैं। जैसे रीछ है, रीछ कहाँ पाए जाते हैं, भालू, तो वो जैसे केला देवी है, केला देवी करौली के अंदर है, बहुत बड़ा मंदिर भी है यहाँ पर, तो उस करौली के अंदर रीछ पाए जाते हैं, केला देवी अभ्यारण्य के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से और भी यहाँ से प्रश्न बना के आ सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, देखो इसमें
कुछ कुछ प्रश्न तो इस तरह के आएंगे जो आपको जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं या एक लाइन में उत्तर देने हैं। कुछ प्रश्न देखो इस तरह से रिक्त स्थान के भी आएंगे, वो भी एक एक नंबर के आएंगे। तो जैसे एक प्रश्न आ गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो आपको कॉपी में ये पूरा लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मई को आप क्या कर दोगे, इस तरह से अंडरलाइन कर दोगे, तो आप वो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको आराम से दिखेगा। इसी तरह से जैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये है हमारा जो गांगेय यानी जो गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गांगेय डॉल्फिन, वो हमारा जलीय जंतु है, राष्ट्रीय जलीय जंतु। देखो गांगेय डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन। इसी तरह से देखो एक परिभाषा दी गई है कि जैव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता। जब एक जीव जंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता का मतलब है अनेक प्रकार के जीव जंतु पाई जाती है, उनमें विषमताएं पाई जाती है और पारिस्थितिकी जटिलताएं वहाँ पर पाई जाती है, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे भी वहाँ पर मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, जैव विविधता कहेंगे। देखो, और ये जैव विविधता दिवस अपन 22 मई को मनाते हैं। तो इस तरह से देखो खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे जिसमें आपको एक शब्द भरना होता है। तो ये आपको टोटल 11 प्रश्न हो गए। पहले प्रश्न में 10 छोटे छोटे प्रश्न, फिर 2 से लेकर 11 प्रश्न, यानी ये टोटल प्रश्न 20 प्रश्न हो जाते हैं, और 20 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। तो आराम से आप 20 में से 18-19 नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आप किसी चैप्टर को ढंग से पढ़ते हो तो 20 प्रश्न का मतलब है एक, मतलब आपने परीक्षा को पास कर लिया है। और अब बात है एक अच्छे अंक बनाने की प्रक्रिया। तो देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं खंड ब को। तो खंड ब में देखो हमें कहा कि आपको खंड ब के अंदर क्या होने वाला है। देखो तो इसके अंदर आपको 2-2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो जैसे एक प्रश्न है कि जैसे एक विटामिन दे दिया और आपको मिलान करने वाला प्रश्न दे दिया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो आपको इस प्रश्न को कैसे करना है कि एक तरफ आपको विटामिन लिख लेने थे, फिर उसको बराबर का चिन्ह लगाना है इस तरह से, और फिर उसके पास में क्या लिखना है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। इस तरह से आपको लाइनों से नहीं मिलाना है उसको। इसी तरह से जैसे विटामिन सी है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें छाटेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये तो है 4 नंबर पर। फिर हम लिख देंगे 2 नंबर और स्कर्वी। फिर जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर और रिकेट्स। फिर हम लिख देंगे विटामिन B3 की कमी से कौन सा हो रहा है, तो ये जो लास्ट ये बच गया प्लेगरा, तो हमें लिख देंगे 3 और प्लेगरा। तो जो आंसर की आती है उसमें इस तरह का लिखा जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 4th, 2nd, 1st और 3rd, ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से ये कॉपी चेक हो जाती है। तो इस तरह आपको प्रश्न को इस तरह से करना है, एक एक जो पहला कॉलम उसको लेकर उसके बराबर का चिन्ह लगा के आपको सही उत्तर लिख देने हैं। आपको इस तरह से इनको लाइनों से मिलाना नहीं है कॉपी में। अगला प्रश्न देखो कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों चुना। तो इसके कारण है कि वो एक वर्षीय पादप होता है, द्विलिंगी पादप होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागणी होता है। तो इसमें कई तरह के जो कारक हैं वो हमने पढ़े हैं, उस वीडियो में आप इनको देख सकते हो। अगला प्रश्न, जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाले 2 अम्लों 2 क्षारकों के नाम लिखो। तो 2 अम्लों के नाम लिखो, जैसे आपने लिख लिया लैक्टिक अम्ल लिख लिया, साइट्रिक अम्ल लिख लिया, टार्ट्रिक अम्ल लिख लिया, क्षार का नाम जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख। तो ये दैनिक जीवन में अपने कई तरह के क्षार काम में आते हैं। एक प्रश्न, जैसे वन्य जीवों की विलुप्ति के 2 कारण लिखिए। तो वन्य जीव विलुप्त क्यों हो रहे हैं, तो उसका कारण है पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनके प्राकृतिक जो आवास है वो नष्ट हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसके बहुत सारे कारण है कि वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो अपन को 2 कारण लिखने हैं। तो 2 कारण लिखने हैं, तो उसका ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 लिखो, एक कारण लिखो तो 1 नंबर मिल जाएगा, दोनों कारण लिखो तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से 2 अम्ल 2 क्षारक लिखने हैं।
2 अम्ल लिख दिए तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा, और 2 क्षार लिख दिए तो उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देख, ये अपन नेक्स्ट देखो, इसमें प्रश्न देख लेते हैं 16वां प्रश्न वाला, कि देखो इसमें क्या है कि जैसे ये है संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनको पेड़ पौधे लगाना, उनको प्राकृतिक आवासों को बचाव करना, तो उनका अधिक से अधिक संरक्षण करना। तो ये कई उपाय है, तो आप उस पार्ट में पढ़ते हो। जैसे 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आंतरिक रचना का जब हम नामांकित चित्र बनाते हैं तो उसमें 3 ही परतें होती है, एक तो बाहर की तरफ, एक उसके बीच में, और एक सबसे अंदर की तरफ। देखो ये तो बाहरी को हम क्या कहते हैं, भूपरपटी है ये देखो। बीच वाले को हम कहते हैं मेंटल, और जो सेंटर होता है लोहे का बना हुआ जिसको अपन क्रोड कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल इसकी संरचना है। देखो इस भूपृष्ठ की बाहरी परत है मेंटल है, ये गर्म चट्टानों से बनी हुई है, लावा से बनी हुई है। क्रोड है जिसमें बहुत ही भारी धातुएं जमा है जो क्रोड बना रही है। जो 18वां प्रश्न है, तो इसमें भी एक मिलान करने वाला प्रश्न दे दिया। देखो आपको, देखो ये कुछ धान दे दिए, इसका वैज्ञानिक नाम दे दिया। जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम, मक्का का, चना का और चावल का। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो इसका प्रश्न ये, इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ये हमने लिख दिया इसका सही उत्तर। मक्का का होता है जियामेज, तो हम लिख देंगे पहला और जिया मेज। इस तरह से इसका उत्तर दे देंगे। कॉपी में एक ही कॉलम को लिख लेंगे और उसके बराबर का चिन्ह लगा के हम सही उत्तर इसके सामने लिख देंगे। चना का, देखो चना का साइसर एरिटिनम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर, और साइसर एरिटिनम, ये हमने ऑप्शन दे दिया। और चावल को कहते हैं अपन ओराइजा सेटाइवा। तो इसका आंसर हो जाता है तीसरा, जिसको हम इसका नाम लिख देंगे ओराइजा सेटाइवा। तो हम पहला जो कॉलम है ये कॉलम लिखकर इसके सामने सही उत्तर दे देंगे, तो हमारा प्रश्न है वो पूरी तरीके से सही तरीके से हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 19वां प्रश्न है जो 2 नंबर का है, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना, भारत में विज्ञान दिवस 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया, सॉरी 28 फरवरी, मई क्या, 28 फरवरी, 22 फरवरी को तो हमने मनाया जैव विविधता दिवस, और 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे जो सीवी रमन थे, कौन थे, सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा आप। इसी तरह से जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से किस वैज्ञानिक को जानते हैं। तो बर्ड वैज्ञानिक किसे कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली जो थे, वो सलीम अली जो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का पक्षी वैज्ञानिक, जो जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। तो देखो इनका जीवन परिचय बहुत ही रोचक है। इन्होंने एक चिड़िया थी गोरिया, उस जो बंदूक से खेल रहे थे अपने खिलौने वाले बंदूक से, तो उसके चोट लगने से गोरिया है वो मर गई थी, और वो घटना है इनके जीवन में परिवर्तनकारी साबित हुई। और फिर ये धीरे धीरे पक्षियों से इतना लगाव रखने लगे कि उन्होंने बहुत सारे पक्षियों का जीवन बचाया और उनका संरक्षण में भी काम किया। तो इस कारण इनको पक्षी विज्ञानी कहते हैं अपने भारत का डॉक्टर सलीम अली को। तो इसी तरह से ये अब देखते हो, देखो खंड सी। अब इस खंड सी में जैसे आपको बताया गया है कि 2-2 ऑप्शन आएंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है इस खंड सी का, जो कि 20वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। जैसे मधुमक्खी पालन पर आपको लिखना है, लाख कीट संवर्धन पर लिखना है। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं आ रहा, तो जैसे अथवा है रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग, तो इन इन दोनों को आप कर सकते हो। तो इन दोनों, इसमें से और इसमें से आप जो भी अच्छा लगे आप उत्तर दे सकते हो, अर्थात आपके पास इसका एक ऑप्शन है प्रश्न का। तो कोई भी प्रश्न इसमें से आप छांट कर सकते हो, और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट लेसन की बात करें, अपन प्रश्न की बात करें, तो जो 21वां प्रश्न है, किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तन शक्तियों की व्याख्या करो। 2 बाह्य विवर्तन शक्तियों की व्याख्या करो। तो इनमें से दोनों में से आंतरिक शक्ति या बाह्य विवर्तनीय शक्तियाँ जो भी है उनका आप वर्णन कर सकते हो। आंतरिक जैसे कौन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनका आप वर्णन कर सकते हो। इसी तरह से 2 बाह्य विवर्तनीय शक्तियाँ, जैसे आप कह सकते हो तेज हवा का कर सकते हो, वर्षा का आप कर सकते हो। तो इस तरह से इनका हवा जो तेज हवा जो चल रही है उसका, या वर्षा का आप जो बाह्य विवर्तनीय शक्तियाँ उसका वर्णन कर सकते हो आप। इस तरह से जैसे 22वां है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जीवन व्रत और विज्ञान में इनके योगदान को वर्णन कीजिए।
तो जैसे अपन इनका जो तमिलनाडु के रामेश्वर में इनका जन्म हुआ था, इनको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। 2002 से लेकर 2007 तक 5 साल तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों का आविष्कार किया, इस कारण इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर अब्दुल कलाम साहब के बारे में लिखना है तो आप इसका उत्तर दे दोगे। और सीवी रमन जो हमारे वैज्ञानिक है, जिनके अपने रमन प्रभाव को 28 फरवरी के रूप में विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उनका योगदान उनका अगर आपको आता है तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। इसी तो इनमें आपके पास ऑप्शन है। अब देखो अगला प्रश्न, जैसे 23वां प्रश्न है, स्वस्थानी के बारे में लिख सकते हो या बहिस्तानी के बारे में लिखते हो। ये जैव विविधता के संरक्षण के बारे में है, तो इनमें से जो भी आपको आया आप कर सकते हो। अब देखो खंड डी की बात कर लेते हैं हम। खंड डी में क्या हो रहा है कि हम प्रत्येक खंड के आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये है कि एक जो आपका प्रकाश वाले पार्ट, उसमें से एक प्रश्न आया है कि जैसे आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो एक दर्पण के लिए उसका मान भी 45 डिग्री ही पाया जाएगा, क्योंकि कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान होता है। इसी तरह से लेंस को, एक बिंब को लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, फोकस दूरी को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप क्या होगा। तो इसका उत्तर हमें जो लेंस सूत्र है उसकी सहायता से दे पाएंगे। तो ये जैसे ये एक प्रश्न आएगा यार। फिर जैसे नेक्स्ट इसके अथवा के अंदर जो आ रहा है वो कौन सा है प्रश्न, देखो तो वो ये है। जैसे ये इसके ये आ गया आपका, और ये जैसे ये प्रश्न है, ये आपको देर का, इसमें अथवा के अंदर ये प्रश्न आ गए, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। इसी तरह से जैसे 25वां प्रश्न है, तो 25वां प्रश्न जैसे कार्य शक्ति वाले पार्ट में से दे दिया उसका अथवा, जैसे नेक्स्ट जो विद्युत वाले पार्ट में से दे दिया। जैसे 60 वाट का एक बल्ब है, 6 घंटे जलाया जाता है, 30 दिन में उसकी कुल कितनी यूनिट खर्च होगी। तो हम एक सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, वाट इंटू घंटे बटा 1000 का सूत्र लगा के हम इसको हल कर सकते हैं। जो हमारे पास जो यूनिट आती है वो KWH के अंदर आ जाती है, और उसको 30 से गुणा करके हम टोटल इसका खर्च निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे इसमें एक प्रश्न और आ गया कि एक 30 किलोग्राम को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो इस कार्य का सूत्र लगाकर हम इसको याद कर सकते हैं। अब खंड ई की बात कर लेते हैं। देखो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास खंड ई के अंदर। जैसे एक ऑप्शन है, मानव का पाचन का नामांकित चित्र बनाइए, मानव के पाचन क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 2 प्रश्न ये हैं। अगर ये नहीं आ रहे तो आप श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन करो। ये 2 प्रश्न ये है, तो इन दोनों में से करो। इन दोनों में से भी कोई दिक्कत है तो आप इसका तीसरा प्रश्न चयन कर सकते हो। तो जो तीसरा प्रश्न आ गया, जैसे मानव का उत्सर्जन का नामांकित चित्र और उत्सर्जन की कार्यविधि का वर्णन करो। तो इनमें से आप कोई भी प्रश्न आपको एक आसानी से ये आने वाला है और आप उसमें से कर सकते हो। जैसे 27वां प्रश्न है, आरएनएस से संकल्पना, ब्रोस्टेन लोरी संकल्पना, लुईस संकल्पना, इन तीनों का उत्तर देना है। अगर ये नहीं दे रहे हो तो आप सोडियम क्लोराइड के उपयोग, सोडियम ऑक्साइड के उपयोग और बेकिंग सोडा के उपयोग, ये 3 कर सकते हो। इनमें भी कोई दिक्कत हो आप तो नेक्स्ट इनको कर सकते हो। पीएच स्केल, अम्लीय वर्षा, विरंजक चूर्ण, तीनों को इसको कर सकते हो। कहने का मतलब है जो ई खंड है उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, तो ये आप आसानी से एक प्रश्न को चयन कर सकते हो। अभी तक है। अभी अगर आप को इन पार्टों को पढ़ना है और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या जो जितने भी प्रश्न उनको देखना है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना चैनल जो आप देख रहे हो वो उसका नाम है ओके बायोलॉजी बाई BSS। इस चैनल पर आप क्लिक करो, उसके अंदर देखो प्लेलिस्ट है, प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट पर जब आप जाओगे तो उसमें एक इस तरह का टॉपिक लिखा हुआ है, कक्षा 10 विज्ञान साइंस RBSC। उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 10 विज्ञान RBSC वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको अध्याय फर्स्ट के सभी वीडियो मिलेंगे, आपको अध्याय सेकंड के सभी वीडियो मिलेंगे, आप जो अभी अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं उसके सभी वीडियो मिलेंगे, और इस तरह से चौथा अध्याय 5 सभी अध्याय लगातार इस पर आपको पढ़ाए जाएंगे। उसको आपको अच्छी तरह सरल भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट जब अपने लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रत्येक लेसन के, प्रत्येक चैप्टर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, छोटे प्रश्न है या जो बड़े प्रश्न है, उनकी भी चर्चा करेंगे। उनके लिए भी आपको वीडियो बनाए जाएंगे। तो आपके विज्ञान का जो पेपर है वो पूरी तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा
और हमें आशा है ऐसी है कि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। अपने तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैनल के जो वीडियो हैं उसका फ़ायदा उठाएं। आप उनको देखें, उनको लिख भी लें, उनको याद भी करें। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख कर भेजें। तो आज हमने अपने विज्ञान के पूरे जो मॉडल पेपर है, बिल्कुल मॉडल पेपर है, वो इसी तरीके से बोर्ड का पेपर भी इसी के आधार पर आने वाला है। तो आप इसकी इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की वो तैयारी करें और इन पार्टों को आप देखते रहें।